आज आज मैं डॉक्टर कुसुम शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन होम साइंस, बाबा गंगादास राजकीय कन्या महाविद्यालय से आज मैं बच्चों आप लोगों को फैट्स के बारे में, फैट्स यानी वसा, जो हमारे भोजन के अंदर वसा उपस्थित होती है उसके बारे में आपको बताऊंगी। वसा एक कार्बनिक यौगिक है और प्रकृति में वसा की प्राप्ति वनस्पति तथा प्राणी जगत दोनों से ही की जा सकती है। वसा ऊर्जा का सांद्र रूप होता है। वसा को ऊर्जा का सांद्र रूप इसलिए माना गया है क्योंकि 1 ग्राम वसा यदि हम खाते हैं तो हमें 9 किलो कैलोरीज उससे प्राप्त होती हैं। वसा छूने पर चिकनाई का अनुभव देती है। ये जल में अघुलनशील होती है क्योंकि यदि आपने देखा होगा कि यदि तेल या घी वगैरह हम कुछ भी पानी के अंदर डालते हैं तो वो उसके अंदर घुलता नहीं है, वो तैर कर ऊपर आ जाता है मतलब। तो इसका मतलब ये है कि वसा जो है वो जल में घुलनशील नहीं है। कार्बनिक घोलक जैसे कि बेंजीन होता है, ईथर होता है, पेट्रोलियम होता है, इन सब चीज़ों के अंदर ये जो है वो घुलनशील होती है। ये हमारे भोजन का महत्वपूर्ण भाग है। भारतीयों के भोजन में 10 से 30% तक ऊर्जा वसा के द्वारा ही प्राप्त होती है। वसा एवं तेल में मुख्य अंतर ये होता है कि वसा 20 डिग्री तापक्रम पर ठोस रहता है, जबकि तेल इसी सामान्य तापक्रम पर द्रव्य रूप में होता है। ये तो आप लोग भी जानते हैं कि वसा यानी कि जो हमारे घर में घी इस्तेमाल होता है वो सब वसा के अंतर्गत आता है। तो घी जो है वो घी है, मक्खन है, डालडा घी है, देशी घी है, ये सब अपन देखते हैं कि ये जमा हुआ रहता है। जबकि तेल चाहे सरसों का हो, चाहे तिल्ली का हो, चाहे मतलब जो है ना सोयाबीन का हो, तेल जो है वो तरल रूप में रहता है। तेल में असंतृप्त वसा होती है और वसा में संतृप्त वसा होती है। अब इसका जो केमिकल कंपोजिशन है वसा का, तो वसा में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन पाए जाते हैं। CHO की अपेक्षा वसा में ऑक्सीजन का अनुपात काफ़ी कम होता है तथा कार्बन व हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होती है। रचना में भी अंतर है। वसा का रासायनिक नाम ट्राइग्लिसराइड है। एक ग्लिसरॉल के अणु के साथ 3 वसा अम्ल जुड़े रहते हैं। 3 वसा अम्ल एक सामान्य या अलग अलग भी हो सकते हैं। इसके आधार पर ही इसका नामकरण भी होता है। यदि इसमें, क्योंकि इसमें क्या है कि अम्लों की संख्या जो होती है, अगर 1 है, R1 है, R2 है, R3 है, इन्हीं जो विभिन्न वसा अम्लों के लिए प्रयोग में किया जाता है। पाचन क्रिया के बाद वसा टूटकर 1 अणु ग्लिसरॉल तथा 3 अणु वसीय अम्ल जो है वो देता है। अब इसका वसा का क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन जो है, वसा को लिपिड्स भी कहते हैं, ये भी ध्यान में रखना। इसके सरलतम रूप जो ग्लिसरॉल तथा वसा अम्लों के आपस में जुड़ने के आधार पर किया गया है। सबसे पहला है सिंपल लिपिड्स यानी कि सामान्य वसा, फिर है कंपाउंड लिपिड्स यानी कि संयुक्त वसा, और फिर है डिराइव्ड लिपिड्स यानी कि अद्भुत वसा। सबसे पहले हम लोग जो है वो सिंपल लिपिड्स के बारे में बात करते हैं। ग्लिसरॉल तथा फैटी एसिड के आपस में मिलने से जो ईस्टर्स बनते हैं उन्हें सरल या साधारण वसा कहते हैं। वसा एवं तेल सरल लिपिड्स हैं। हमारे भोजन में 90 से 95% तक सरल लिपिड्स ही होते हैं। सरल लिपिड भी 2 तरह के होते हैं। एक सबसे पहला है घी या तेल या न्यूट्रल लिपिड्स, है ना। और फिर जो दूसरा है वो है वैक्स यानी कि फैटी एसिड और मोनोहाइड्रिक प्लस ड्राईहाइड्रिक अल्कोहल जब मिलाते हैं हम, तो इससे बनने वाले ईस्टर को मोम कहते हैं। इसका क्लासिफिकेशन आपको मैंने मतलब जो है ना इसके थ्रू भी बता रखा है कि जैसे सबसे पहले वसा को फिर हमने 3 भागों में डिवाइड किया, सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स, डिराइव्ड लिपिड्स। फिर वसा के अंदर 2 तरह के आ गए, न्यूट्रल लिपिड्स और वैक्सेस। फिर जो हमने कंपाउंड लिपिड्स लिए उसके अंदर 4 प्रकार के होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, सल्फोलिपिड्स, लाइपोप्रोटीन। फिर उसके बाद में जो है जो अद्भुत हमारी वसा है जिसको कि हमने डिराइव्ड लिपिड्स बोलते हैं हम, उसके अंदर भी 3 प्रकार के होते हैं, वो फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और स्टीरॉल। फैटी एसिड में भी 2 प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और ग्लिसरॉल में भी 2 होते हैं, कोलेस्ट्रॉल और एग्रोस्टिरॉल, और स्टीरॉल जो है वह अपने एक ही पाया जाता है। तो अब हम कंपाउंड लिपिड की बात करते हैं।
जब वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल के साथ साथ कुछ अन्य कार्बनिक यौगिक या अवसीय पदार्थ मिले रहते हैं तब उन्हें हम यौगिक लिपिड कह सकते हैं या कहते हैं। कंपाउंड लिपिड्स भी 4 प्रकार के होते हैं। सल्फोलिपिड्स होता है। सल्फोलिपिड मतलब जब हमारे साथ वसा कार्बोहाइड्रेट के साथ सल्फ्यूरिक एसिड अगर जब पाया जाता है तो वो सल्फोलिपिड कहलाता है। इसी तरह से ग्लाइकोलिपिड में भी है। इसमें वसीय अम्लों एवं ग्लिसरॉल के साथ साथ अवसीय पदार्थों के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स के यौगिक होते हैं। ये हमारे मस्तिष्क में सेरिब्रोसाइड्स तथा नाड़ियों में गैंग्लियोसाइड्स के रूप में उपस्थित रहते हैं। तो इसमें भी यही होता है कि फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल प्लस कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए इसका नाम जो है वो ग्लाइकोलिपिड्स पड़ा। फिर उसके बाद में है फॉस्फोलिपिड्स। इसमें वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल के साथ साथ अवसीय पदार्थों के रूप में फॉस्फोरिक एसिड तथा नाइट्रोजीनियस बेस भी पाया जाता है। ये हमारी कोशिकाओं के जीव द्रव्य, मांसपेशियों, गुर्दे, यकृत एवं नाड़ी उत्तकों में पाए जाते हैं। फिर है लाइपोप्रोटीन। फैट के साथ जब प्रोटीन मिला हुआ होता है तब उसको लाइपोप्रोटीन कहते हैं। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल के साथ इसमें प्रोटीन भी उपस्थित होता है। ये रक्त में वसा को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करने में सहायक होते हैं। अब उसके बाद में है अद्भुत लिपिड्स। सरल एवं संयुक्त लिपिड के जल उपघटन यानी कि हाइड्रोलिसिस करने से जो नए पदार्थ बनते हैं उन्हें ही अद्भुत लिपिड कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे वसीय अम्ल है, स्टीरॉल है, फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन्स कौन कौन से होते हैं? फैट सोल्यूबल विटामिन्स A, D, E, K आदि ये होते हैं। फिर उसके बाद में है हमारे फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स में है वसीय अम्लों में भी कार्बन की श्रृंखला होती है। कार्बन की श्रृंखला 4 से लेके 22 तक होती है। वसा के जल अपघटन से वसा अम्ल प्राप्त होते हैं। वसा अम्लों में उपस्थित 2 कार्बन परमाणुओं के बीच की संयोजकता के आधार पर वसा अम्लों को संतृप्त या असंतृप्त वसा अम्ल में वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहले हम लोग मतलब जो है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में बात करेंगे। सैचुरेटेड मतलब संतृप्त वसा अम्ल जिनमें सभी कार्बन के परमाणु की संयोजकता हाइड्रोजन या अन्य कार्बन परमाणु से संतृप्त होती है तो उसे हम संतृप्त वसा अम्ल कहते हैं। संतृप्त वसीय अम्लों में प्रारंभ के कार्बन परमाणु से एक मिथाइल ग्रुप और आखिरी के कार्बन परमाणु से एक कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा रहता है। फिर है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इन वसीय अम्लों में कार्बन तथा हाइड्रोजन अणुओं की संख्या में असमानता होती है। इसमें हाइड्रोजन अणुओं की संख्या कार्बन की अपेक्षा कम होती है, अतः हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणुओं से दिव्य बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, मतलब डबल बॉन्ड इसके बीच में लगा रहता है। बाकी सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं और जो परमाणु हाइड्रोजन के परमाणु जो संतृप्त नहीं है, असंतृप्त हैं, वो दिव्य बॉन्ड से जो है वो जुड़े हुए रहते हैं। अब इसके अंदर भी जो असंतृप्त वसा अम्ल है वो भी 2 प्रकार की होती है। पहली जो है वो है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ऐसे वसीय अम्लों में कार्बन की तुलना में 2 हाइड्रोजन अणु कम पाए जाते हैं, इसलिए हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणुओं से डबल बॉन्ड या दिव्य बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। इसके अंदर एग्जाम्पल है जैसे ओलिक अम्ल है जो कि तेल और वसा के है, पॉल्मेटोलिक एसिड है जो कि बटर या बीज के तेलों के अंदर पाया जाता है। उसके बाद में है सेकंड जो है इसके अंदर वो है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसके अंदर भी लिनोलिक एसिड आता है और अकार्बोनिक एसिड आता है। इसके बाद में हमारे आते हैं स्टीरॉल। स्टीरॉल जो है वो वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो मिश्रित चक्रीय रचना के बने होते हैं। प्रकृति में ये स्वतंत्र रूप से विद्यमान रहते हैं और वसीय अम्लों के साथ कोलेस्ट्रॉल तथा एग्रोस्टीरॉल ईस्टर बनाते हैं। स्टीरॉल के अंतर्गत मुख्यतः 2 स्टीरॉइड्स आते हैं जो पोषण की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। ये स्टीरॉल्स हैं कोलेस्ट्रॉल तथा
एग्रोस्टिरोल, ये दोनों ही स्टीरोल्स विटामिन डी के निर्माण में सहायक होते हैं। सबसे पहले अब अपन यहाँ पर एग्रोस्टिरोल की बात करते हैं। वसा खमीर ईस्ट में सबसे अधिक पाया जाता है। इसके अतिरिक्त ये हमारे शरीर में त्वचा के नीचे भी रहता है, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में विटामिन डी में परिवर्तित हो जाता है। और ये तो आप सब लोग जानते हो कि विटामिन डी जो है वो हमारे शरीर के लिए अत्यंत ही आवश्यक पदार्थ माना गया है। फिर उसके बाद में आता है कोलेस्ट्रॉल। प्राणिज जगत से प्राप्त स्टीरोल है। ये जीवित मनुष्य एवं अब इसके आगे का जो है बच्चों, कोलेस्ट्रॉल के बारे में अपन कल बात करेंगे और कोलेस्ट्रॉल को डिटेल में मतलब अपन कल समझेंगे। धन्यवाद।